नमस्कार। संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर IGNCA में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक छोटी सी रिपोर्ट। चौदह मार्च को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय सिनेमा में महिलाओं की उपस्थिति को केंद्र में रखकर मीडिया सेंटर प्रभाग द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइकॉनिक महिला किरदारों से सजी फिल्मों के पोस्टर की प्रदर्शनी लगाई गई थी। कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ ही इस प्रदर्शनी का भी अनावरण किया गया। इस दौरान IGNCA की पत्रिका विहंगम के सिनेमा में महिलाएं विशेषांक का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही फिल्मों में सशक्त महिला किरदारों पर आधारित एक छोटी सी फिल्म दिखाई गई। इस अवसर पर IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने अपने विचार रखे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये जो सिंपोजियम आज हम लोग आपके बीच लेकर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक कोशिश है। जिन सवालों को हम लगातार ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन सवालों के जवाब यहाँ कहीं हमें मिल जाए। सिनेमा में महिलाओं की क्या जगह है, इस पर लगातार बहस होती है, लेकिन हम लोग किसी सकारात्मक उत्तर पे नहीं पहुँचते। हर बार ये भी सोचने को मिलता है कि दरअसल सिनेमा में महिलाएं क्या एक शोपीस की तरह इस्तेमाल होती हैं या महिलाएं भीड़ खींचने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऐसे कई सवाल हैं। अब इन दिनों जिस तरह का हमारे समाज में परिवेश है, जहां पर हम लोग लगातार डिजिटल मीडियम के माध्यम से बहुत सारा ऑडियो विजुअल कंटेंट देख रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये सब सिनेमा ही हो, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया रील्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हमको क्लिपिंग्स देखने को मिलते हैं। इन सब में भी जिस तरह से महिलाओं को दिखाया जाता है या महिलाओं की स्थिति के बारे में कभी कभी हमें प्रदर्शन देखने को मिलता है, तो निश्चित तौर पर सोच हमारे अंदर आ जाता है कि क्या ये सच में यही है जो कुछ समाज देखना चाहता है, या कुछ लोग हैं जो बहुत निश्चित साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हमें दिखाकर हमारे दिमाग को कहीं न कहीं प्रदूषित कर रहे हैं। कार्यक्रम में विमेन इन सिनेमा विषय पर एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया था, जिसे मॉडरेट मीडिया सेंटर के नियंत्रक अनुराग पोनेठा ने किया। पैनल परिचर्चा में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक जयंती रंगनाथन, स्पिक मैके की डायरेक्टर रश्मि मलिक, प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना रीला होता और फिल्म विशेषज्ञ एवं लेखक इकबाल रिजवी शामिल रहे। फिल्म आपके लिए सिर्फ मनोरंजन का काम नहीं करते, आपका हाथ बढ़ा के आपको रोशनी की तरफ ले जाते हैं। आप कितना कुछ उनसे सीख सकते हैं, आप कितना कुछ अपने आप को गढ़ सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि जैसे साहित्य समाज का दर्पण होता है, वैसे सिनेमा भी उस समय का आईना होती है। बिल्कुल, सिनेमा भी एक सच है। सिनेमा भी एक वर्तमान को एक तरह से पूरा एक वर्तमान को एक तरह से पूरा आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल, जहाँ से मैं देख रही हूँ, women have always been holding very powerful position in bringing Indian cinema to what it is today। बल्कि अब मुझे लगता है कि जहाँ से आ रहे हैं तो उसमें थोड़ी कमी आती जा रही है। मदर इंडिया की माँ अपने बेटे को सिद्धांतों के तौर पर गोली मारती है। दीवार की माँ एक रईस बेटे को छोड़कर एक कम कमाने वाले बेटे की तरफ जाती है उसूलों की खातिर। और फिर राजी का जिक्र आप ही ने किया था कि राजी की वो एक करेक्टर जो कि पाकिस्तान जाती है, वहाँ वो प्रेग्नेंट होती है लेकिन हिंदुस्तान वापस आती है, पर उसूल देशभक्ति के बावजूद भी उस बच्चे को जन्म देती है। ये तीन किरदार तीन फिल्मों के नाम इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने तीन कालों में महिला के चरित्रों को दिखाया और गढ़ा है। आपकी नज़र में वुमेन इन सिनेमा का ये पड़ाव किस तरह से है, किस दिशा में है और कितनी मजबूती के साथ है? शुक्रिया।
हमारे समाज में, अभी जयंती जी ने कहा था कि सिनेमा अपने समय का आईना होता है। मदर इंडिया जब थी तब, और जब दीवार थी तब, हमारे समाज में माँ की बहुत इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। भारतीय फिल्मों में नृत्य को किस भावना के साथ दिखाया गया? मतलब हम उसको माने कि वो प्रेम का एक उदात्त प्रदर्शन होता था, एक ऑस्टेंसिबल डिस्प्ले है, तो फिर उसको, उसकी यात्रा को आप कैसे देखती हैं, और क्या उसने बदलते हुए समय के जो सामाजिक परिवेश में जो बदलाव आते हैं उसको एक तरह से डिस्प्ले किया या नहीं किया? कोई भी डिस्कशन अगर हम क्लासिकल डांस के बारे में करें, सिनेमा का उस दौर का, तो मैं विजयंतीमाला बाली जी के डांस से शुरू करूँगी। और मैं यहाँ पे जो मैंने चूज़ किया है उदाहरण के तौर पे, वो है आम्रपाली का एक डांस है, नील गगन के छाँव में। वो बहुत ही खूबसूरत गाना है, और इसमें कुछ लोग आप शायद जानते ना हो या जानते हो कि इसमें उन्होंने एक किरदार निभाया था कि वो एक कोर्टिजन हैं, एंड शी फॉल्स इन लव विद दिस किंग अजातशत्रु, and who has disguised himself as a soldier to spy and eventually conquer the kingdom where Amrapali lives, this courtesan lives. And in this song, it is set in the king's darbar, and so she's missing her lover, and she's dancing to a song of love and longing and remembering her intimate moments with him in very sweet, poetic way. अब वो पहन रही हैं, शी इज़ वेयरिंग अ वेरी फॉर्म फिटिंग ड्रेस, शी इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड सेंशुअस. इज शी बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड? I believe not, because here the dominant emotion behind the lyrics, the aharya, the movements, the setup is what you said, love, or what we call in Odissi dance, rati. And कितने खूबसूरती से उन्होंने पुरुषार्थ और मोक्ष भी दिखाया है कि ये जो श्रृंगार, हम इसको बोलते हैं श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस फिर कैसे शांति रस में चला जाता है, बिकॉज देन आम्रपाली बिकम्स अ भिक्षु, एंड हर रोमांटिक लव के कई रूप हो सकते हैं। वो रोमांटिक हो सकता है, वो डिवोशनल हो सकता है, ऊर्जा तो वही है, बस रंग बदल देता है। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने वो डांस के माध्यम से भी, और प्लॉट, ऑफ कोर्स डांस तो एक प्लॉट में उसका सेटिंग होता है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है। भारत में सिनेमा ने 11 दशक पूरे कर लिए हैं और आज महिलाएं सिनेमा का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। आज की पीढ़ी के लिए यह सोचना भी अचरज भरा हो सकता है कि कभी सिनेमा में महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही निभाते थे। कार्यक्रम में वैसी फिल्मी पत्रिकाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जो अब कहीं नहीं दिखाई देती। इसके साथ ही फिल्म से संबंधित पुस्तकों को भी प्रदर्शित किया गया था। हमारे पास सिनेमा आर्काइव्स है, हमारे पास सिनेमा का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, और बीजी गार्गा आर्काइव्स और श्रीराम तामरकर आर्काइव्स के अंदर हमारे पास फिल्मों से संबंधित बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारी ऐसी दुर्लभ मैगज़ीन्स 1940 की, 1969 की, जो शायद अब बाज़ार में मिलती भी नहीं हैं, वो कलेक्शंस हमारे पास हैं। और वो सारे कलेक्शंस ऐसा नहीं है कि वो बंद डिब्बे में पड़े हैं, वो कलेक्शंस ऐसे हैं जिनको रिसर्चर्स, जिनको फिल्म एंथुजियास्ट्स आकर एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। हमारे पास श्रीराम तामरकर कलेक्शन के अंदर वर्ल्ड सिनेमा की 350-400 से अधिक फिल्में हैं, जिसमें हमारे पास जर्मन फिल्म्स हैं, हमारे पास इटालियन नियो रियलिज्म की फिल्म्स हैं, रशियन रेवोल्यूशन की फिल्म्स हैं, और कुछ ऐसी फिल्में हैं जो आइकॉनिक फिल्म्स हैं, जो कल्ट क्लासिक्स हैं, जिनको फिल्म स्कूल्स में पढ़ाया भी जाता है। और ये दोनों सिनेमा कलेक्शंस हमारे पास ऐसे हैं जिनकी जो प्रसिद्धि है वो सिर्फ फिल्म जगत में ही नहीं बल्कि पत्रकारों में भी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन कलेक्शंस के बारे में हमसे पूछने आते हैं, और आज का जो कार्यक्रम हमने किया है विमेन इन सिनेमा, वो उन कलेक्शंस को बेस रख के ही किया है, क्योंकि हम चाहते थे कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं की जो सिनेमा में भागीदारी रही है, चाहे वो पर्दे पर हो, चाहे वो पर्दे के पीछे हो, उस पर एक अच्छी सी एक डिस्कशन हो पाए,
उसके ऊपर बातचीत हो पाए, जिससे हम ये समझ पाएँ कि आज के सिनेमा की जो गतिविधियाँ हैं उनको लेकर लोगों में क्या राय बन रही है और मीडिया सेंटर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का उसमें कैसे अपनी सहयोगिता दे सकता है। दर्शकों की भीड़ को देखकर कहा जा सकता है कि यह कार्यक्रम लोगों ने काफी पसंद किया। ड्रेस डिजाइनिंग एक ऐसी कला है जो पुराने से पुराने कपड़े को भी नया लुक दे सकती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला एक फैशन शो में, जहां पारंपरिक परिधानों को नया लुक दिया गया था। फैशन को आमतौर पर युवाओं और आधुनिकता से जोड़कर देखा जाता है, किंतु पारंपरिक पोशाक भी फैशनेबल हो सकता है। विंटेज इन वोग ने इसे साबित किया। भारत के इतिहास में जिन वस्त्रों का उल्लेख मिलता है, महक गुलाटी ने उन वस्त्रों को लेकर महादेव के नाम से कलेक्शन पेश किया, जिसमें भक्ति और फैशन को जोड़कर दिखाया गया। पहला प्रेजेंटेशन था सत्यम शिवम सुंदरम। हमने महादेव को प्रेजेंट किया है। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम डिवोशन को फैशनेबल बना रहे हैं, कि भक्ति भी फैशनेबल है और भक्ति ना किसी उम्र में सीमित नहीं है। जेनजी भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वो अपने स्टाइल से भक्ति करते हैं। तो हमने उनका स्टाइल दिखाया भक्ति करने का। हमने ना ये दिखाया था, इंस्पिरेशन ली थी आपके हिस्टोरिक फैशन से, जब अंतरीय और उत्तरीय हुआ करता था, यानी कि बस्टियर और आपका लोअर, ठीक है। तो हमने उसको जेनजी के अकॉर्डिंग रीडिज़ाइन किया। हमने उसमें भी गोटा पट्टी की एक इंडियन आर्ट ली, उसको रीडिज़ाइन किया अपनी जेनजी के अकॉर्डिंग, और उसमें ही भक्ति शामिल की। तो हमने भक्ति और फैशन को सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं और उसे इस तरह से प्रेजेंट किया है। शुक्रवार 15 मार्च की शाम खूबसूरत रंग बिरंगे पोशाकों के कलेक्शन के नाम रही, जिनमें कलमकारी के कलेक्शन ने दर्शकों का ध्यान खींचा। कलमकारी आंध्र प्रदेश की प्राचीन कला है, जिसे आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। इसमें पारंपरिक डिजाइन, देवी देवताओं के चित्र उकेरे जाते हैं। विंटेज इन वोग में इसे अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया गया, जो पारंपरिक होने के साथ ही फैशनेबल भी था। कलमकारी जैसे का नाम से ही पता चलता है, इट इज़ लाइक एक कलम से जो कारी की जाती है, कलम की कारी, दैट इज़ कलमकारी। तो उसमें आर्टिस्ट जो है पेन से बेसिकली जो है पूरी आर्ट फॉर्म बनाता है। तो हमने उसको भी, पहले कलमकारी की तरह साड़ीज आती थी, तो अब हमने उसको भी रीडिज़ाइन किया है, ठीक है। उसको कंटेम्प्रेरी आउटलुक में बनाया है, इंडो वेस्टर्न आउटलुक में बनाया है, ताकि जो आज का यूथ है ना, वो उसे कंफर्टेबली खुश होकर पहन सके। हम हर बार कोशिश करते हैं कि हम एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश करें, एंड आई मीन विद ट्रू ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड शायद हम बढ़ भी रहे हैं धीरे धीरे आगे। तो पिछले से बिल्कुल थोड़ा सा आगे है। फुलकारी दुपट्टे के कलेक्शन ने रैंप पर पंजाब के रंग बिखेर दिए। पंजाब में ऐसे कपड़ों की परंपरा बहुत पुरानी है। फुलकारी दो शब्दों से मिलकर बनी है, फूल और कारी, यानी फूलों की कलाकारी। फुलकारी में दुपट्टे या सादे सूती के कपड़ों पर फूलों की कलाकारी की जाती है। नन्हे नन्हे बच्चे जब कश्मीरी पोशाक में सजे मंच पर उतरे तो दर्शक उत्साहित हो उठे। बंजारन कलेक्शन को भी लोगों ने काफी पसंद किया। पारंपरिकता और आधुनिकता का सुंदर मेल देखने को मिला, जब वाइब्रेंट कलर के ड्रेस में सजी मॉडल्स
मटके लेकर मंच पर उतरी। तो वहीं साड़ियों को भी कलात्मक हाथों और कल्पना ने एक नया रूप दे दिया था। कह सकते हैं कि पारंपरिक परिधानों को आधुनिक रंग देने से परिधानों की खूबसूरती को एक नया और आकर्षक रूप मिल गया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। इंद्रधनुषी संस्कृति में सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों की यादों के संग। सुप्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। उर्दू शायरी से अपनी रचना यात्रा आरंभ करने वाले राही मासूम रजा ने आधा गांव जैसे बहुचर्चित उपन्यास लिखा। उन्होंने B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित लोकप्रिय टीवी सीरियल महाभारत की पटकथा भी लिखी। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी राही मासूम रजा का निधन 15 मार्च 1992 को हो गया। मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि लेखक गोविंद विनायक करंदीकर का जन्म 23 अगस्त 1918 को सिंधुदुर्ग जिले के धारावाली गांव में हुआ था। करंदीकर प्रयोगवादी कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं में अनेक प्रयोग किए। उन्होंने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव जैसे पुराने मराठी साहित्य का आधुनिकीकरण किया और अरस्तू की पोएटिक्स और शेक्सपियर के किंग लियर का मराठी में अनुवाद किया। 14 मार्च 2010 में उनका निधन हो गया। कवि, लेखक और संगीतकार द्विजेंद्रनाथ टैगोर का जन्म 11 मार्च 1840 को हुआ था। वह एक दार्शनिक और गणितज्ञ भी थे। काव्य लेखन में उन्होंने अनेक प्रयोग किए। उन्होंने भारतीय पत्रिका का भी संपादन किया। उन्होंने राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किए गए ब्रह्म संगीत के लिए अनेक गीत लिखे, कंपोज किए और गाए भी, जिससे संगीत को काफी लोकप्रियता मिली। उन्होंने ज्यामिति पर पुस्तक लिखी, तो वहीं कागज मोड़ने के विज्ञान पर उनके लेखन ने गणित के विद्वानों को काफी आकर्षित किया। द्विजेंद्रनाथ टैगोर ने अपने अंतिम दिन शांति निकेतन में बिताए। 19 जनवरी 1926 को उनका निधन हो गया। 8 अगस्त 1908 को बनारस के मशहूर संगीतज्ञ परिवार में एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म हुआ। बचपन में लोग इन्हें गोगो के नाम से पुकारते थे और बाद में यही गोगो ठुमरी साम्राज्ञी सिद्धेश्वरी देवी के नाम से मशहूर हुई। उनकी ठुमरी जीवन के विविध रंगों और कला के सभी महत्वपूर्ण रसों का उत्सव मनाती थी, जिसमें बड़ी ही खूबसूरती से ठुमरी अपने भाव और उद्देश्य को साकार करती थी। 17 मार्च 1977 को ठुमरी साम्राज्ञी ने इस जहां को छोड़ दिया।